देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे लाल और पीली मृदा। क्या पढ़ेंगे? लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में मिलते हैं। मतलब ये इस भाग में विकसित हुआ है। ये है लाल मृदा। दक्कन का पठार दक्षिणी भारत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दक्षिणी भारत में, जो कि रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों यानी भागों में विकसित हुई है। लाल पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट के पहाड़ी आपको कहाँ है? राजस्थान में है, वहाँ पाई जाती है। इन मृदाओं को लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में लौह धातु के प्रसार के कारण हुआ है। याद रखिएगा, किसके कारण? लौह धातु के प्रसार के कारण हुआ है। इनका पीला रंग इसमें जलयोजन के कारण होता है। इसका पीला रंग इसका क्यों होता है? जलयोजन के कारण होता है। अब देखिए, महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती है। इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट ग्रीक भाषा के शब्द लेटर, किससे? लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। क्या है अर्थ? ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। अम्लीय मतलब पीएच मान 7 से कम होती है। इसमें सामान्यतः पौधे के पोषक तत्व की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन, भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय, कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू के फसल। देखिए, काजू के फसल कौन मिट्टी में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल लाल लेटेराइट, किसमें? लाल लेटेराइट के लिए अत्यधिक उपयोगी है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निच्छालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना, सिलिका तो निच्छालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड, पोटास की अधिकता होती है। मरुस्थलीय मृदा, शुष्क मृदा। अब देखिए, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। और ये कहाँ मिलता है? रेगिस्तान में मिलता है। रेगिस्तान में मिलता है, ध्यान रखिएगा। और रेगिस्तान में रेतीली मृदा को क्या कहा जाता है? मरुस्थल की थार भूमि से भी प्रचलित है।
कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की तरह कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंततः स्पंद अवरोध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जाता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। तापमान और तीव्र गति के वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इनमें नाइट्रोजन और पर्याप्त फास्फोरस सामान्य मात्रा में होती है। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले संतरों में कंकरों की परतें पाई जाती है। वन मृदा। अब क्या है वन मृदा? ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसको पर्वतीय मृदा भी बोली जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटी में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कनों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अत्यधिक तथा ह्यूमस रहित होती है। रहित का मतलब न होना। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि ये मृदाएं उपजाऊ होती है। अब है लवण मृदाएं। क्या है लवण मृदाएं? ऐसी मृदाएं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। ऊसर जहाँ खेती बाड़ी के लिए सही नहीं होता। लवण मृदाएं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ये अनुर्वर होती है। इनमें किसी भी प्रकार के वनस्पति नहीं उगती है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु, खराब अपवाह के कारण इनमें लवण की मात्रा बढ़ती जाती है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में है। कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं, जो एक पहाड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाएं के विकास को बढ़ावा मिलता है। पीटमय मृदा। क्या है पीटमय मृदा? ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। कहाँ पाई जाती है? जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ की मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं इकट्ठे? मृत जैव पदार्थ। मृत जैव पदार्थ जो मृदाओं को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े एवं काले रंग की होती हैं। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी है। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। अब है मृदा अपरदन और संरक्षण। अपरदन और संरक्षण, इसका संरक्षण करना, रख रखाव करना। 1953 में, याद रखिएगा, 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया है। बहुत VVI है। मृदा के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब कट जाना, बह जाना,
एक जगह से दूसरे स्थान चला जाना, ये सब क्या कहलाते हैं? मृदा अपरदन कहलाते हैं। मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन आदि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती है, इससे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। कहाँ बहता है? नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान तथा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा के साथ कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है और इसे समोच्च जोताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये वनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीले के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो आपका लेकर आएंगे कल के वीडियो में, वो है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से 1-2 नंबर के लिए भी सहायता हुई है तो इस वीडियो को आप शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। कुछ त्रुटि रह गई हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।